गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सभी सुनने वालों का इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्वागत है सबका। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है आधुनिक बीमा तंत्र के सिद्धांत और अनुप्रयोग, मतलब प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस मैकेनिज्म। जो कि एक बहुत ही भारी भरकम नाम लगता है सुनने में। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि हम अपनी गाड़ियों, अपनी सेहत और अपने घरों के लिए हर साल प्रीमियम भरते हैं। ये बुनियादी बात तो सबको पता है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य ये बताना नहीं है कि बीमा क्या होता है। हमारे पास जो भी शोध लेख और डेटा मौजूद है, उसके आधार पर आज हम उस अदृश्य गणित को डिकोड करेंगे। पर्दे के पीछे की व्यवस्था। सही कहा, वो व्यवस्था जो इस पूरे तंत्र को चलाती है। हम समझेंगे कि कैसे जोखिम को मापा जाता है, कैसे बड़ी संख्याओं का नियम काम करता है, और कैसे ये पूरी व्यवस्था मानव व्यवहार पर नजर रखती है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है। जब हम अपनी स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि बीमा सिर्फ कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है, या सिर्फ प्रीमियम का चेक काटने तक। बिल्कुल नहीं। ये जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट का एक अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक ढांचा है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये तंत्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी एक व्यक्ति के साथ क्या होगा। एकदम सही बात है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक बड़े समूह का सामूहिक व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जोखिम प्रबंधन को लेकर जो सबसे आम धारणा है वो ये है कि हम अपना वित्तीय जोखिम किसी और के कंधे पर डाल रहे हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हमने पैसे दे दिए, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा की ओर इशारा करती है, जोखिम का एकत्रीकरण या रिस्क पूलिंग, जो कि इतिहास में कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो व्यापारियों ने समुद्री यात्राओं के दौरान अपने माल को कई अलग अलग जहाजों में बांटना शुरू कर दिया था, ताकि अगर एक जहाज डूब भी जाए तो सारा नुकसान न हो। बिल्कुल। आज का आधुनिक बीमा भी तो इसी सिद्धांत का एक बहुत बड़ा और परिष्कृत रूप है। प्राचीन काल के उस मर्चेंट शिपिंग मॉडल से लेकर आज के एल्गोरिदम आधारित मॉडल तक मूल विचार वही रहा है। जोखिम प्रबंधन के 3 बुनियादी स्तंभ होते हैं। हाँ, जोखिम की पहचान, उसका आकलन और फिर उसे कम करना, जिसे हम मिटिगेशन कहते हैं। लेकिन जब हम इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक संदर्भ में देखते हैं तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आती हैं, जिनका जिक्र हमारे शोध में प्रमुखता से किया गया है। मैं समझ रही हूँ। पहला है प्रतिकूल चयन या एडवर्स सिलेक्शन, और दूसरा है नैतिक जोखिम या मॉरल हजार्ड। हाँ, ये दोनों ही शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एडवर्स सिलेक्शन का मतलब उस स्थिति से है जहां केवल वे लोग बीमा खरीदते हैं जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एकदम सही पकड़ा आपने।
मान लीजिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में अगर केवल बीमार लोग ही बीमा खरीदेंगे तो बीमा कंपनी के पास दावों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं बचेगा। क्योंकि स्वस्थ लोग तो प्रीमियम दे ही नहीं रहे। बिल्कुल। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए बीमा कंपनियां एक बड़ा पूल बनाना चाहती हैं जिसमें स्वस्थ और युवा लोग भी शामिल हों। हाँ, ताकि जोखिम बढ़ जाए। और जो दूसरी चुनौती मैंने बताई, नैतिक जोखिम या मॉरल हैजार्ड, वो सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान से जुड़ी है। मनोविज्ञान से कैसे? इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि वो सुरक्षित है या उसका बीमा हो चुका है तो वो ज्यादा लापरवाही से व्यवहार करने लगता है। अच्छा, मतलब जैसे अगर कार का पूरा बीमा है तो शायद कोई उसे थोड़ी तेज रफ्तार से चलाए। हाँ, या उसे किसी सुरक्षित जगह पर पार्क करने में संकोच न करे क्योंकि उसे लगता है कि चोरी हो गई तो बीमा तो है ही। अरे ये तो बिल्कुल मानव स्वभाव है और यही कारण है कि ये तंत्र सिर्फ पैसे जमा करने तक सीमित नहीं रह सकता। इसे मानव व्यवहार को भी नियंत्रित करना पड़ता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्रोत सामग्री में 6 मुख्य प्रकार के बीमों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है, लेकिन हम इनके बुनियादी अर्थ पर रुकने के बजाय इनके पीछे के तंत्र पर बात करेंगे। शुरुआत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा से करते हैं। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम जानते हैं कि ये अपनों की फिक्र से जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो मोर्टेलिटी टेबल्स या मृत्यु दर की सारणी का विज्ञान है वो बहुत गहरा है। हाँ, जीवन बीमा पूरी तरह से जनसांख्यिकीय डेटा और सांख्यिकीय पर आधारित है। मतलब डेमोग्राफिक डेटा और स्टेटिस्टिक्स। बिल्कुल। एक्चुअरीज जो मॉडल बनाते हैं वे ये नहीं बता सकते कि किसी एक विशेष व्यक्ति का निधन कब होगा। हाँ, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन वे ये बहुत सटीकता से बता सकते हैं कि 1 लाख लोगों के समूह में से अगले 1 साल में कितने लोगों के निधन की संभावना है। और इसी ऐतिहासिक डेटा और सांख्यिकीय संभावनाओं के आधार पे ये तय किया जाता है कि कंपनी को दावों के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। एकदम सही। और यही बात स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पर भी लागू होती है। चिकित्सा विज्ञान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इलाज का खर्च भी उतनी ही तेजी से आसमान छू रहा है। लेकिन यहाँ एक पेच है। स्वास्थ्य बीमा में अक्सर उम्र और पुरानी बीमारियों के आधार पर प्रीमियम तय होता है, जिन्हें हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। हाँ, यह सीधा सा गणित है कि जो जितना बड़ा जोखिम है वो उतनी ही बड़ी कीमत चुकाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम स्वास्थ्य देखभाल के जोखिम को कैसे संतुलित करते हैं। स्वास्थ्य बीमा में दावों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट? हाँ, फ्रीक्वेंसी। जीवन बीमा में तो दावा एक ही बार आता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा में एक ही व्यक्ति साल में कई बार अस्पताल जा सकता है। तो यहाँ डेटा का विश्लेषण और भी जटिल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। कंपनियों को मुद्रास्फीति और नई चिकित्सा तकनीकों की लागत का भी अनुमान लगाना पड़ता है। यह एक दिलचस्प पहलू है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संपत्ति बीमा यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और वाहन बीमा यानी ऑटो इंश्योरेंस की तरफ मुड़ते हैं। संपत्ति बीमा के मामले में चाहे वो घर का मालिक हो, किराएदार हो या कोई व्यावसायिक संपत्ति हो, जोखिम बहुत अलग तरह के होते हैं। हाँ, यहाँ भौगोलिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर कोई घर भूकंप संभावित क्षेत्र में है तो जाहिर है जोखिम ज्यादा है और प्रीमियम भी उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरी दिलचस्पी यहाँ री इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में है। हमारी सामग्री बताती है कि कई बार बीमा कंपनियां खुद अपना बीमा करवाती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह पूरी व्यवस्था को ढहने से बचाने का तरीका है। कैसे? और कल्पना कीजिए कि किसी शहर में भयंकर तूफान या बाढ़ आ जाए। एक साथ हजारों घरों के नुकसान का दावा बीमा कंपनी के पास आ जाएगा। और कोई भी एक कंपनी रातों रात इतना बड़ा भुगतान तो नहीं कर सकती। यहीं पर री इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं जो दुनिया भर की अलग अलग बीमा कंपनियों का जोखिम आपस में बांट लेती हैं। ये तो एक वैश्विक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। हाँ, ये वाकई में इस तंत्र की विशालता को दर्शाता है। और वाहन बीमा की बात करें तो इसका अनिवार्य होना सिर्फ अपनी गाड़ी बचाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को हुए नुकसान को कवर करने के लिए भी है, जिसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन आजकल इसमें तकनीक का दखल बहुत बढ़ गया है। टेलीमैटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, टेलीमैटिक्स हमारी कारें ट्रैक कर रही हैं कि हम कितनी बार अचानक ब्रेक लगाते हैं या कितनी गति से मोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वाहन बीमा का प्रीमियम व्यक्ति की उम्र, जेंडर और कार के मॉडल जैसी जनसंख्या की बातों पर तय होता था। मतलब वो महज एक तरह का अनुमान था। बिल्कुल। लेकिन टेलीमैटिक्स के जरिए अब वास्तविक व्यवहार के आधार पर जोखिम का आकलन हो रहा है। जो सुरक्षित ड्राइविंग करता है उसे कम प्रीमियम का इनाम मिलता है और लापरवाह ड्राइवर को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। ये उसी नैतिक जोखिम को कम करने का एक तकनीकी तरीका है।
ये तो व्यवहार को सीधा नियंत्रित करने वाली बात हो गई। इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा ज्यादा जटिल प्रकार है देयता बीमा या लाइबिलिटी इंश्योरेंस। कई बार आम लोगों के लिए ये थोड़ा तकनीकी हो जाता है। हाँ, अगर हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मान लीजिए आपके घर के बगीचे का कोई पुराना पेड़ तूफान में गिरकर पड़ोसी की छत को तबाह कर दे, या किसी की दुकान के गीले फर्श पर फिसलकर किसी ग्राहक की हड्डी टूट जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ऐसी स्थितियों में जो कानूनी मुकदमे होते हैं वे किसी भी इंसान या व्यवसाय को दिवालिया कर सकते हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस इसी कानूनी और वित्तीय देनदारी से बचाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि नुकसान की भरपाई की कोई निश्चित ऊपरी सीमा तय करना मुश्किल होता है। हाँ, एक मुकदमा सालों तक चल सकता है और अदालत कितना हर्जाना तय करेगी ये पहले से नहीं जाना जा सकता। और इसीलिए पेशेवरों के लिए, जैसे डॉक्टर्स या वकीलों के लिए, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, जिसे एयर्स एंड ओमिशंस भी कहते हैं, वो लेना लगभग अनिवार्य सा हो जाता है। और व्यवसायों के लिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी। एकदम सही। अगर किसी कंपनी के बनाए उत्पाद से हजारों ग्राहकों को नुकसान पहुंच जाए तो बिना बीमा के वो कंपनी तो रातों रात खत्म हो जाएगी। और हमारी सूची का अंतिम प्रकार भी इसी से जुड़ा है, व्यापार बीमा या बिजनेस इंश्योरेंस। हमारी स्रोत सामग्री में बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस का खास तौर पर जिक्र किया गया है। व्यापार बीमा दरअसल जोखिमों की पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने का एक पैकेज है। बिजनेस इंटरप्शन का मतलब है कि अगर किसी आपदा जैसे आग या भयंकर तूफान के कारण व्यवसाय कुछ हफ्तों के लिए बंद हो जाए तो उस दौरान होने वाले मुनाफे के नुकसान और कर्मचारियों के वेतन की भरपाई ये बीमा करता है। बिल्कुल। और आज के डिजिटल युग में जहां हैकर्स पूरे के पूरे सर्वर लॉक करके फिरौती की मांग करते हैं, जिसे हम रैंसमवेयर कहते हैं, वहां साइबर इंश्योरेंस महज एक विकल्प नहीं रहा है, ये व्यवसायों के अस्तित्व की जरूरत बन गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? हमने इन तमाम प्रकार के बीमों पर बात की, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ऐसा तंत्र है जो आम उपभोक्ता को कभी-कभी बहुत परेशान करता है। आप प्रीमियम की गणना की बात कर रही हैं? हाँ, प्रीमियम की गणना और विशेष रूप से डिडक्टिबल्स की। अंडरराइटिंग की प्रक्रिया तो समझ आती है कि वे जोखिम का आकलन करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ग्राहक के नजरिए से ये डिडक्टिबल एक तरह का जुर्माना लगता है। जुर्माना? ऐसा क्यों? मतलब मैंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रीमियम भी दिया और जब नुकसान हुआ तो मुझे बीमा कंपनी से पैसे मिलने से पहले अपनी जेब से एक तय रकम भी देनी पड़ रही है। ये तो दोहरी मार लगती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और अक्सर इसे इसी तरह देखा जाता है। तो फिर इसका औचित्य क्या है? अगर हम वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। पहला कारण प्रशासनिक लागत से जुड़ा है। अच्छा। मान लीजिए आपकी कार पे एक छोटा सा खरोच आ गया जिसे ठीक करने में सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। ठीक है। अगर बीमा कंपनी इस 500 रुपए के दावे को प्रोसेस करने बैठेगी तो सर्वेयर को भेजने, कागजात तैयार करने और प्रशासनिक प्रक्रिया में ही उनके 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ओहो, ये तो घाटे का सौदा है। डिडक्टिबल ये सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनी के पास केवल बड़े और वास्तविक नुकसान के दावे ही आएं। तो एक तरह से ये सिस्टम को माइक्रो क्लेम्स या बहुत छोटे दावों के बोझ से बचाता है। बिल्कुल। और इसका दूसरा पहलू वही नैतिक जोखिम है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अच्छा, मॉरल हैजार्ड। हाँ, जब व्यक्ति को पता होता है कि किसी भी नुकसान की स्थिति में पहली चोट उसकी अपनी जेब पर पड़ेगी, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा सतर्क रहता है। इसे ही वित्तीय भाषा में स्किन इन द गेम कहते हैं। बिल्कुल सही। और जहां तक प्रीमियम की सटीक गणना का सवाल है, वो एक्चुअरीज का काम है। वे संभाव्यता वितरण यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बड़ी संख्याओं का नियम या लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जितना बड़ा डेटा सेट होगा, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी उतनी ही सटीक होगी। ये गणित का ऐसा जादू है जहां व्यक्तिगत अनिश्चितता को सामूहिक निश्चितता में बदल दिया जाता है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन ये सारी गणितीय सुंदरता तब कसौटी पर परखी जाती है जब कोई अनहोनी सच में घट जाती है। मैं बात कर रही हूँ दावों की प्रक्रिया या क्लेम्स प्रोसेस की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रीमियम भरते समय सब बहुत सुचारू लगता है, लेकिन क्लेम के वक्त अक्सर एक घर्षण महसूस होता है। एक फ्रिक्शन सा होता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे हर कागज की दोहरी जांच हो रही है और दावा करने वाले को ही साबित करना है कि वो सही है। लेकिन ये घर्षण अकारण नहीं है। दावों की जांच, जिसे लॉस एडजस्टमेंट कहते हैं, वो एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है।
बीमा कंपनी का यह दायित्व है कि वह केवल जायज दावों का ही भुगतान करे, है ना? बिल्कुल। अगर वे धोखाधड़ी वाले दावों को आसानी से पास करने लगेंगे तो उस नुकसान की भरपाई अंततः पूल में शामिल सभी ईमानदार ग्राहकों को करनी पड़ेगी, अगले साल बढ़े हुए प्रीमियम के रूप में। हाँ। इसलिए पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नुकसान का सत्यापन करना न केवल कंपनी के हित में है, बल्कि सामूहिक पूल की वित्तीय सेहत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ये नजरिया सच में इसे देखने के तरीके को बदल देता है। अब तक हमने जिन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की बात की है, हमारी स्रोत सामग्री उन्हें एक बहुत ही जमीनी और बड़े स्तर के उदाहरण से स्पष्ट करती है। अब भारत में फसल बीमा की बात करें। हाँ, विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PMFBY। जब हम भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश की बात करते हैं तो यहाँ जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता एक बहुत बड़ा खतरा है। इस योजना की रूपरेखा का अध्ययन करना अपने आप में एक केस स्टडी है। भारत में खेती पूरी तरह से मॉनसून और प्रकृति के व्यवहार पर निर्भर है। और ऐसे में एक मजबूत फसल बीमा तंत्र होना सिर्फ एक वित्तीय उत्पाद नहीं है, यह खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने का एक ढांचा है। बिल्कुल। यह प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश, कीटों के हमलों या बीमारियों के कारण होने वाले भारी नुकसान को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है इसके आंकड़े और प्रीमियम की संरचना। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार इस योजना में किसानों को जो प्रीमियम देना होता है वो बेहद मामूली है। जैसे कि तो एक्चुअरीज के हिसाब से असली प्रीमियम दरें 15 से 20% या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इतना बड़ा अंतर कैसे पाटा जाता है? ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर रहा था। यहीं पर सार्वजनिक नीति और बीमा का मिश्रण होता है। ये योजना व्यावसायिक रूप से तभी संभव है जब इसमें बड़े स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप हो। मतलब सरकार सब्सिडी देती है? बिल्कुल। एक्चुअलीज द्वारा तय की गई वास्तविक प्रीमियम दर और किसानों द्वारा दी जाने वाले 1.5 या 2% की मामूली दर के बीच का जो बहुत बड़ा अंतर है वो सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को चुकाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि लागत बाधा न बने और ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुरक्षा जाल का हिस्सा बन सकें। एकदम सही। लेकिन कागज पर ये मॉडल जितना अच्छा लगता है, जमीन पर इसके साथ अपनी कुछ चुनौतियां भी रही हैं। खासकर दावों की प्रक्रिया में। हाँ, खेत तो बहुत विशाल होते हैं और लाखों किसान होते हैं। ऐसे में मैनुअल रूप से हर खेत में जाकर नुकसान का आकलन करना, जिसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, वो न केवल समय लेता है बल्कि इसमें दावों के भुगतान में अक्सर महीनों की देरी हो जाती थी, जो किसी भी किसान के लिए बहुत हताश करने वाला होता है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती रही है जिसका जिक्र रिपोर्टों में भी आता है। लेकिन अब इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल। ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग, इनके जरिए अब बड़े इलाकों में फसल के नुकसान का आकलन बहुत तेजी से और सटीकता से किया जा रहा है। और एक बार जब इस डेटा के आधार पर नुकसान की पुष्टि हो जाती है तो मुआवजे की रकम बिचौलियों के बिना सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाती है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। ये सीधा बैंक खाते में पैसे पहुंचना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि ये उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए तत्काल वित्तीय ऑक्सीजन देता है। ये बहुत ही सटीक उपमा है, वित्तीय ऑक्सीजन। अगर हम इस पूरे विषय को समेटें तो आज की इस चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि बीमा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का निजी सुरक्षा कवच नहीं है। ये समाज का एक दूसरे के साथ खड़े होने का एक आधुनिक संस्थागत तरीका है, जहां बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं ताकि जब किसी एक पर मुसीबत आए तो वो अकेला ना रहे। ये एक बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष है। हमने जोखिम को समझने, उसे मापने और तकनीक के माध्यम से उसे प्रबंधित करने की जो यात्रा देखी है वो लगातार विकसित हो रही है। हाँ, डेटा और सांख्यिकी का जो उपयोग पहले केवल वार्षिक गणनाओं तक सीमित था, वो अब वास्तविक समय के विश्लेषण में बदल रहा है, मतलब रियल टाइम एनालिसिस, जो कि भविष्य की एक झलक है। और इसी तकनीकी विकास से मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जिसे मैं इस चर्चा के अंत में विचार विमर्श के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। हमने बात की कि कैसे जोखिम का एकत्रीकरण या रिस्क पूलिंग इस पूरे तंत्र की नींव है, लेकिन आज जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ट्रैकिंग का विकास हो रहा है, जैसे स्मार्ट वॉच और टेलीमेटिक्स। बिल्कुल, हमारी स्मार्ट वॉच हमारी हर धड़कन, हर कैलोरी और सोने के तरीके को ट्रैक कर रही है। हमारी कारें हमारे हर ब्रेक और टर्न का डेटा जमा कर रही हैं। ये सब डेटा लगातार रिकॉर्ड हो रहा है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में एक्चुअरियल साइंस और AI इतने सटीक हो जाएं
कि वे सामूहिक अनुमान लगाने के बजाय हर व्यक्ति के रोजमर्रा के व्यवहार के आधार पर हर दिन का या शायद हर घंटे का एकदम सटीक व्यक्तिगत प्रीमियम तय करने लगे? हाँ, तो क्या होगा अगर हर व्यक्ति केवल और केवल अपने ही व्यक्तिगत जोखिम का सटीक मूल्य चुका रहा होगा? तो क्या बीमा का वो मूल ढांचा, जहां कम जोखिम वाले लोग अधिक जोखिम वाले लोगों के नुकसान को संतुलित करते हैं? हाँ, यानी सामूहिक रूप से जोखिम उठाने का वो सदियों पुराना विचार, क्या वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगा? ये तो संरचनात्मक रूप से बीमा की पूरी दुनिया को पलट कर रख देने वाली स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक और सामाजिक ढांचे दोनों को चुनौती देता है। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि सुनने वालों को इस बातचीत से जोखिम प्रबंधन और बीमा के पीछे के उस अदृश्य गणित को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस विषय पर खुद भी विचार करते रहें और नया सीखते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।